हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कौशल क्लासेस। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे हो तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम तो आपके लिए डेली वीडियोस ला ही रहे हैं। तो आप लोग जो लोग नए हैं और जो आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्रतिदिन आपको डेली एक वीडियो दी जाती है और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आपके अच्छे नंबर से आपको डीएलएड में पास कराने के लिए डेली हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाते हैं और मॉडल पेपर्स भी दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, अति लघुत्तरी लघुत्तरी सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस चलाए जा रहे हैं। फिलहाल जैसा कि आप जो बच्चे अभी तक वीडियो देख चुके हैं उनको मैं बता दूं कि इसके टू पार्ट्स आ चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। विषय हमारा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो लोग जाकर चैनल पर विज़िट करिए और देखिएगा जाकर। बाकी अब हम इसके आगे क्वेश्चंस कराने वाले हैं आज, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको अपनी एग्ज़ाम में हूबहू सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो हमारा आज कल हमने यहाँ तक आपके क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन हमारा जो कथन दिया है ये दिया है प्लेटो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो महर्षि वेद व्यास जी ने, उनका कथन है कि उन्होंने कहा है कि ज्ञान जो शिक्षा है वो जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना और व्यवहार करना भी सिखाता है। इसलिए शिक्षा जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे हमें हमारा व्यवहार, जो लोगों का व्यवहार होता है वो समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक चलता है। परिपक्व अवस्था क्या होती है? किशोरावस्था। ठीक है, तथा जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण की अनुकूल बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है तथा व्यवहार को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तू का। और आप सभी को बता दूं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपसे, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल जाएगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, बल्कि आपको सीटेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। यह कथन किसका है? तो यह है शेक्सपियर का कथन। कथन ज़रूर पूछा जाएगा एक न एक, तो आप सारे कथन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा है? यह कहा है महात्मा गांधी जी ने। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो इसका संकुचित अर्थ क्या है? आत्म व्यक्ति तथा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण जो विकास करना होता है वो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों का संकुचित अर्थ कहलाता है। जिन बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे आंसर देने से पहले वो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाए रखिए। और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई की ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये सारी वीडियोस देख लीजिए। मेरी जितनी भी मैराथन आई हुई है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी मैंने मॉडल पेपर अपने चैनल पर दिए हुए हैं, वो सारे मॉडल पेपर आप तैयार करिए। जितने भी मैंने उसमें प्रश्न बताए हैं वो सारे प्रश्नों को आप रेडी करिए, और जो भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो वीडियोज़ देखिए। बस आपका पेपर में आप पास हो जाएंगे। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन आप जितने दिन बचे हैं उतने दिन आप मेहनत से पढ़ाई करिए और अच्छे से सारे सब्जेक्ट अपने कवर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र सभी दशा, परिवर्तित परिस्थिति, अवस्था एवं सभी
व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास के, जैसे कि बिना प्रयास मतलब जो हमें अपने परिवार से, समाज से सीखने को मिल जाती है। ठीक है, वो हमारी होती है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख देख के सीख जाता है ना, अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों से, तो वो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा, ये दूरस्थ शिक्षा के घटक होते हैं। पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है, बताइए। चलिए इसका आंसर नहीं दिखाते हैं अभी, पहले आप लोग बताइए कि पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है। क्या होता है पत्राचार शिक्षा का माध्यम? चलिए, पत्राचार शिक्षा का माध्यम होता है मुद्रित शिक्षा प्रणाली, जो डाक से ही इसको प्रेरित की जाती है। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा जो होती है वो वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। वेद कितने प्रकार के होते हैं ये तो देखिए सभी को पता होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पता होगी। और कौन सा सबसे पुराना वेद होता है इसके बारे में तो इतना पूछा जाता है। तो चलिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के नाम देख सकते हैं आप, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से सबसे पुराना होता है कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है। सा विद्या या विमुक्ति का अर्थ क्या है? ऐसा ज्ञान उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ बना सके। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? अच्छा, क्यों कहा जाता है ये पूछा गया है। तो यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त की जाती है, इस कारण से उसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उनको वसु कहते हैं। ठीक है, 2 वेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको वसु कहते हैं, जिन्हें 2 वेदों का ज्ञान हो। वेद अभी आपने पढ़े ना, 4 वेद होते हैं। प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो 3 वेद का जिनको ज्ञान है उन्हें रुद्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा मत सोचिए पूछे नहीं जाते हैं। 2 वेद के ज्ञाता को वसु और 3 वेद के ज्ञाता को उनको रुद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? अब जिन्हें 4 वेदों का ज्ञान होता है उनको हम आदित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदित्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता है तब कौन सा संस्कार किया जाता है? तो कौन सा संस्कार होता है? चूड़ा कर्म संस्कार। ठीक, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा जो संस्कार कराया जाता है? तो उपनयन संस्कार कराया जाता है जब हम प्रवेश के लिए भेजते हैं तब। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, ये एक संस्कार होता है। वैदिक काल विद्याध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सामान्यतः शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष में 4.5 या 5 मास की होती थी। विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से शुरू होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंदमास उत्सर्जनम समारोह से समाप्त होता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो समावर्तन संस्कार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा था? डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो वो थी मौखिक। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। इनका नाम आपको याद रखना है कि बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। ठीक है, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। घुमा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, उन्होंने
कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए अच्छे से। मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती है, तो मकतब में प्रवेश की आयु होती है 4 से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही। हम नेक्स्ट आपका वीडियो लेकर आएंगे, उसमें और क्वेश्चंस कराएंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी DLED की अच्छी तैयारी के लिए, अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने सारे दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।